हेलो गाइस। सो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज बेसिकली हम लोग मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसका थ्योरी वाला पार्ट कवर कर दिया, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप चैनल पर चेक कर लें मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हुई है। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं आज के लेक्चर में करवाने वाला हूँ। सो मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बेसिक प्लस मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं एडवांस का भी लेक्चर लेके आऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर विदाउट एनी डिले। तो चलो यार, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है बेसिकली कि लॉ ऑफ, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ, किसके ऑक्साइड्स के लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं है। हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थ्योरी में देखा था कि अगर किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट फिक्स्ड हो और दूसरे एलिमेंट का मास जो है इस गिवन एलिमेंट के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो एक होल नंबर रेशियो बियर करता है। दो डिफरेंट, जहां मतलब बेसिकली देख लो कि जिसमें एक एलिमेंट तो फिक्स ही होगा और उसके दो ऑक्साइड्स जहां ज्यादातर बन पाए, मैक्स टू मैक्स, मतलब मिन टू मिन दो ऑक्साइड बन पाए, मैक्सिमम तो कितने ही बन सकते हैं। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड्स ऑफ, मैंने कार्बन के लिए बताया था, इसके लिए CO CO2 दोनों बन जाता है। आयरन के लिए Fe3O4 और Fe2O3 दोनों बन जाता है। नाइट्रोजन के लिए बात करें तो इसके लिए तो बहुत सारे बनते हैं यार, NO, NO2, N2O, N2O5, N2O4। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए बात करें तो इसका सिर्फ एक ही ऑक्साइड बनता है, दैट इज Al2O3, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एल्यूमिनियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये वैसे। नेक्स्ट वन यार, ये भी आसान क्वेश्चन है, बेसिक लेके आए हो पहले। मास ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर 5 लिखा है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज दिस मच, देन एटॉमिक मास इज अबाउट, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 3.2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर था, तो पार्टिकल्स में एटम्स मॉलिक्यूल्स दोनों आ सकते हैं, मैंने बताया था। तो 3.2 इंटू 10 की पावर 5 और अपॉन में 6.023 या फिर 22, जो भी रखना है आपको, इंटू 10 की पावर 23, ऐसा कुछ होता था। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इसका दूसरा फॉर्मूला भी लगा दो यार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इसका कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है। और एटॉमिक वेट पूछा है, तो एटॉमिक वेट को मैं m से डिनोट कर देता हूँ, ये निकालना है। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है यार। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो होगा हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो पार्ट होगा Na जो है वो उस तरफ चल जाएगा ना, और ये नीचे आ जाएगा। तो रुको, देखो मैं क्या करता हूँ, ये भी रब कर दो, ठीक है। अब क्या करो तुम, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 23 इंटू 6.023, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक वेट हम निकाल रहे हैं, अपॉन में आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। 3.2 इंटू 10 की पावर 5, तो ये 10 की पावर -18, 10 की पावर 23, 10 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि इससे कैंसल आउट हो जाएगा। अब रेस्ट कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो कैलकुलेटर से जो मैं आंसर निकाल के लाया हूँ, आप अपने से कीजिएगा कैलकुलेट। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, ठीक है। सो द आंसर विल बी अबाउट 15.05 आता है कैलकुलेटर से। सो 15 विल बी द आंसर ओवर यार। सो बी ऑप्शन यहाँ पे मैं टिक कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है शुरू शुरू में। ये मतलब एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन ये भी आसानी है, ठीक है। ऑक्सलेट आयन कौन सा है, C2O4 नेगेटिव आयन, एक एनायन ऑक्सलेट आयन। और इसके 4.4 ग्राम में पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके मोल्स निकालूंगा, फिर मैं उसके मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, ठीक है। C2O4 नेगेटिव
तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 4.4 दे रखा है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है इसका C2O4 का। C2O4 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है यार। O का 16 होता है, 16 इंटू 4 64 प्लस C2 का 12 इंटू 2 24, सो इट विल बी अबाउट 88 होगा हमारे पास ये। तो ये नीचे जो होगा इसका मोल्स जो होगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका मोल्स जो होगा 4.4 अपॉन 88, सो ये वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, निकालो जरा, मैं भी करता हूँ थोड़ा मन में अपने। सो इट विल बी 0.05, ठीक है, 0.05 आएगा, ठीक है, ये आएगा 0.05। अब जब इसके मोल्स इतने हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो उसको सॉल्व करोगे तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करता था, वो कितने आ जाएंगे 0.05 इंटू एन ए। बिल्कुल साफ बात है, 0.05 इंटू एन एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद अब इसमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए बेसिकली C2O4 2 नेगेटिव के। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो वो कैसे निकालूंगा, इस पूरे जो आयन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका मल्टीप्लाई अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कर दूं तो आ जाएगा, क्योंकि ये एक C2O4 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले वो पता कर लो, और अगर C2O4 2 नेगेटिव के तुमने इतने मॉलिक्यूल निकाल के रखे तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालना है तुम्हें। तो कुछ नहीं करना है, पहले C2O4 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लो। तो देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन 2 एटम है तो 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन में 8 होते हैं लेकिन 4 है तो 32, 8 इंटू 4 32, और प्लस 2 तो होगा ही, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 नेगेटिव चार्ज भी, तो भी एज इलेक्ट्रॉन वर्क होगा। सो 32 प्लस 2 34, एंड 34 प्लस 12 विल बी 46। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको मैं Ne नेगेटिव से डिनोट कर देता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितना आ जाएगा, ये जो आया है 0.05 इंटू Na इंटू 46 आई बिलीव। हाँ, तो ये बेसिकली तुम्हारे पास हो जाएगा 0.05 इंटू 46 आई बिलीव 2.3 होता है आई बिलीव। हाँ 2.3 होता है, 2.3 Na होगा आंसर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2.3 Na। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वापस से इसको देख लेना, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखो, ये आपका होमवर्क रहेगा एक क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस आप निकालेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखा दिया। अब इस बेसिक वाले फॉर्मूले में AlF3 में आपको नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन निकालना है। तुम्हें पता है फ्लोराइड आयन क्या होगा, ये फॉर्मूला कैसे बना है, यहाँ से ये Al3 पॉजिटिव था और ये F नेगेटिव होता है, तो ये एल्यूमिनियम इस पूरे कंपाउंड में एक है, और फ्लोराइड एंड F नेगेटिव आयंस कितने हैं यहाँ पर 3 है। देखो उसका सबस्क्रिप्ट दे रखा है 3, 3 है। तो जितना भी, पहले तो तुम इसके 4.2 ग्राम से और इसके मॉलिक्यूलर मास से इसका मोल निकाल लोगे, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लोगे, और उस मॉलिक्यूल में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन आ जाएंगे। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे आयन पूछा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा था, इसीलिए मैंने ये होमवर्क देना था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया एक, कि आप खुद ट्राई करें इस टाइप का एक, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ये क्या, ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है यार। एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मैंने बताया था, उस केस में वॉल्यूम जो होता है तुम्हारे पास वो 22.4 इंटू एन होता है, 22.4 इन लीटर्स इंटू एन होता है, याद है कि नहीं है, इंटू एन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सा भी भले मेरे पास एटम हो सीएल एटम, लेकिन एसटीपी पे भी मुझे फॉर्मूला तो यही लगाना है, तो इसमें एन का मल्टीप्लाई कर दो। एन यहाँ पे बेसिकली जो है वो 6 है, एन मतलब मोल्स, मोल 6 है, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आएगा, तो वो आंसर तुम्हारा वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 22.4 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर तुम खुद से सॉल्व करके देखना, मैं कैलकुलेटर से दूंगा, ठीक है। 134.4, तो 134.4 यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। सो ये ऑप्शन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्योंकि पहले आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक बार फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे देखो, और कल वाले लेक्चर में तो और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये एक नया वर्ड है इसलिए लिया ताकि इसका मतलब मैं बता सकूं। ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स ही होते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मोल्स बताना है बस, ठीक है। और भी किसके, ऑक्सीजन के,
किसमें? CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, और वो भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? CO के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले तो CO के मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कैसे होगा, कितना होगा? ये जो ऊपर लिखा है 6.02 इंटू 10⁻24 अपॉन एवोगेड्रो कांस्टेंट। बहुत ही बेसिक है यार ये तो। एवोगेड्रो कांस्टेंट की वैल्यू तो रख दोगे यार, ये भी बताने वाली बात तो नहीं है। अब इतने बेसिक क्वेश्चंस लेके आए, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। एक वो फ्लोराइड वाला और वो इलेक्ट्रॉन वाला, वो एक अच्छा कंसेप्ट है, वो याद रखना, ठीक है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। ये और ये कैंसल, और ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10 CO के। अब CO में O की एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है। तो जब कभी भी किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मोल पूछ लिया जाए, तो पहले उस कंपाउंड के मोल्स निकाल लेने के। कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स मैंने 10 निकाल लिए। उसमें अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। एक ही ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, तो उसके भी 10 ही मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स 10 हो जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ो। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। अब एक प्यारा क्वेश्चन ले लिया मैंने। 2 मिलीग्राम कैल्शियम था मेरे पास। 1.2 इंटू 10⁻19 एटम्स आर रिमूव, देन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लेफ्ट। मतलब यही बताना है तुम्हें, यही बताना है कितने एटम्स लेफ्ट हो गए बेसिकली, ठीक है? कितने एटम्स लेफ्ट हो गए। इवन नहीं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल जैसे होता है वैसे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, एटम्स के केस में ये भी मोल्स ही है, इसका भी मतलब मोल्स है। लेकिन पहले मैं निकालूंगा कि कितने एटम्स लेफ्ट हो गए, उसके बाद फिर तो मैं वो तो निकाल ही लूंगा यार। नहीं, या फिर दूसरे तरीके से देखो, मैं बताता हूँ। 2 mg मेरे पास कैल्शियम था, ठीक है? और उसमें से इतने एटम्स मैंने क्या कर लिए? रिमूव कर लिए। तो अब बताओ कितने मोल्स बचे? तो जो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट होंगे, ग्राम एटम्स मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स है, वो कितना होगा? इनिशियली कितना था? 2 mg कैल्शियम था, तो उससे उसके मोल्स निकाल दो 2 mg कैल्शियम से। तो बहुत आसान काम हो गया। 2 mg यानी कि 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, ग्राम में लेकर चलो, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40, एटॉमिक वेट 40 सॉरी। और उसमें से कितना रिमूव कर लिया गया? इतना। तो इतने एटम्स रिमूव करने का मतलब कितने मोल्स रिमूव हो गए? इसी का एटम्स का मोल्स बनाने के लिए तुम्हें पता है एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बहुत बेसिक बात है। यहाँ पे भी 6 लेके चल लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? 6 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करके तुम आंसर कमेंट कर देना, ठीक है? बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, समझ में आ रहा है ना? कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे। पहले इनिशियली कितने मोल्स थे? 2 mg कैल्शियम था, तो उससे उसके मोल्स निकाल लिया मैंने, डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट। कितने एटम रिमूव हो गए, तो माइनस करके उस एटम्स को एवोगैड्रो से डिवाइड करके मैंने वहां से भी मोल्स निकाल लिए। फिर कितने बचे, तो माइनस करके ही तो निकलेगा ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे ये भी वैसे। ये एक मैंने जो थ्योरी बताई थी वो वाला क्वेश्चन है। आ गया। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ C8H18 is burnt completely, 7.04 ग्राम ऑफ CO2 is formed, ठीक है? देन मास ऑफ H2O formed is। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। देखो, मैंने तुमको बताया था जब कभी भी हाइड्रोकार्बन, C8H18 क्या हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। इसको बर्न कंप्लीटली मतलब इसको जब तुम ऑक्सीडाइज कराओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, कंबशन कराओगे, तो CO2 और H2 बनता है। और इसके लिए बैलेंस्ड रिएक्शन मैंने क्या क्या लिखवाई थी? CXHY, याद भी दिला देता हूँ लो। CXHY प्लस ये बेसिक लेक्चर आपको जाके वैसे देखना चाहिए, ठीक है? तब जाके आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कराने आज। तो ये बेसिक लेक्चर में मैंने बताया हुआ है पहले से ही। CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4O2 XCO2 XCO2 प्लस Y बाय 2 H2O प्लस Y बाय 2 H2O Y बाय 2 H2O, ठीक है? ऐसे बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है? अब क्या करना है? C8H18 है, तो इसके लिए भी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो। x प्लस वाई बाय 4, एक्स यहाँ पे क्या है? 8, और y बाय 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे x तो 8 है, और y बाय 4 यानी कि 18/4। तो 18/4 कितना होता है? 9/2, 4.5। और 8 तो पहले से ही था, तो 12.5 होगा ना।
12.5, ठीक है। 12.5 O2 गिव्स X CO2 यानी कि 8 CO2 प्लस 9 H2O, क्योंकि Y 18 था, Y बाई 2 9 हो जाएगा। अब ये बेसिक लेक्चर में ये मैंने ऊपर वाली इक्वेशन बताया था बैलेंस करने का, कंबशन रिएक्शन का, हाइड्रोकार्बन का, ये तुम्हें देखना चाहिए था जिन लोग को नहीं बन रहा, और जिन लोग को बन रहा है उनके लिए तो बेहतर है बिल्कुल। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या बोल रहा है कि 7.04 ग्राम CO2 फॉर्म हुआ है, तो H2O कितना फॉर्म हुआ। देखो 7.04 ग्राम CO2 मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं तुमको कि इसके अगर मैं हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग निकलूंगा, ठीक है। देखो इसका जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। कैलकुलेशंस हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग भी करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 CO2 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो भी 9 H2 के साथ, ठीक है। तो फिर देखो मैं बताता हूँ यार, 7.04 ग्राम CO2 ना, देखो 8 CO2 के साथ कितना H2O फॉर्म हुआ है, 8 CO2 के साथ 9 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो इतना CO2 होता तो उसके अकॉर्डिंगली कितना वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। 7.04 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 44 होता है, ठीक है। अगर मान लो इतने मोल्स होते CO2 के, तो उसमें कितना H2O फॉर्म होता है, देखो मैं बता देता हूँ। और मोल से फिर उसका मास निकाल दोगे, 9/8 इंटू दिस। बता रहा हूँ कैसा, वो मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक मेथड से हो रहा है सॉल्व। अब जब एक बार मोल्स आ गए तो उसका फिर तुम उसका मास तो तुम कमेंट कर ही दोगे, मैं मोल्स बता दे रहा हूँ। ये H2O के लिए हो गया, ये पूरा H2O के लिए, ठीक है। देखो यहां पर इस इक्वेशन को बनाने के फायदा क्या हुआ कि 8 मोल CO2, 8 मोल CO2 जो है वो 9 मोल H2O के साथ फॉर्म हो रहा था। तो जो 1 मोल CO2 होगा वो कितने के साथ फॉर्म होगा, 9/8। इस 8 को उस तरफ डिवाइड में भेज दोगे, और फिर जो 7.04 डिवाइड बाई 44 मोल CO2 है वो कितने H2O के साथ फॉर्म होगा, तो उसके लिए बस कुछ नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है 9/8 इंटू दैट क्वांटिटी। तो ऐसे आ जाएगा। ये लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट होता है, ऐसे सॉल्व करते हैं सवालों को। तो बता दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है आई बिलीव। एन अमाउंट ऑफ 0.3 moles of SrCl2 is mixed with 0.2 moles of K3PO4 and the maximum moles of KCl formed। इसमें लिमिटिंग रेजेंट लगेगा बिल्कुल अच्छे से। हम सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रेजेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जिन लोग को लिमिटिंग रेजेंट नहीं पता उनकी मैं वापस से वही गलती बताऊंगा कि आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा। पहले जाके मेरा बेसिक लेक्चर देखें, फिर यहाँ पर सवाल सॉल्व करने इस लेक्चर में आए, तब जाके आपको लिमिटिंग रेजेंट बनेगा। मैंने पूरा बता रखा है उसको, अभी मैं सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा। SrCl2 प्लस कौन रिएक्ट कर रहा है, K3PO4। K3PO4, ठीक है। ये रिएक्शन पहले मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिमिटिंग रेजेंट यूज करना है। फिर इससे क्या बनेगा यार, SrCl2 है, K3PO4 है, तो इस रिएक्शन में बनेगा क्या, एक तो KCl बनेगा क्योंकि उसने मैक्सिमम मोल्स ऑफ KCl फॉर्म्ड पूछा है, और एक क्या बनेगा, इसके ऊपर चार्ज Sr2 पॉजिटिव होता है और PO4 पे 3 नेगेटिव होता है। तो देखो क्या बनेगा, मैं बताता हूँ। PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो PO4 अपना 3 दे देगा और SR अपना 2 दे देगा PO4 को। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा। अब ये तो भाई 10th क्लास की बात होगी ना, केमिकल फॉर्मूला बनाना। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं यार। वहां पे SR3 है, यहाँ पे एक ही है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। वहां पे जो PO4 है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी PO4 2 कर दिए। बैलेंसिंग तुम्हें 10th क्लास में सिखाई जाती है, ठीक है। और अब जो K है वो 6 हो गया और Cl भी 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 कर दो। लो कितने आराम से बैलेंस हो गया, एक बार देख लो। 3SR, यहाँ पे भी 3SR, 3 × 2 6Cl, यहाँ पे भी 6Cl, यहाँ पे 2 × 3 6K और यहाँ पे भी 6K है, और PO4 2 है, यहाँ पे भी PO4 ट्वाइस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई, तो अब बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाना है। इन दोनों में से रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा, ये देखना है। तो K3PO4 के 0.2 मोल्स थे। 0.2 को जब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, मोल्स बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है,
तो 0.2/2 0.1 फॉर K3O4 और SrCl2 के लिए 0.3/3 वो भी 0.1, दोनों के लिए 0.1 आ रहा है। लोएस्ट वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, दोनों के लिए सेम है, किसी से भी कैलकुलेट कर लो। तो अब तुम्हें किसके मोल्स KCl के बताने थे, तो देखो 3 मोल्स SrCl2 रिएक्ट करके, ये स्टोशियोमेट्री उसका मोल्स भी बताता है, 3 मोल्स SrCl2 रिएक्ट करके 6 मोल्स KCl बना रहा है, 6 मोल्स। तो अगर मान लो 1 मोल SrCl2 रिएक्ट करेगा तो कितना मोल बनेगा, जब 3 से 6 बन रहा है तो साफ बात है 1 से 2 बनेगा, तभी तो 3 इंटू 2 करके 6 होगा, जब 1 से 2 बनेगा तो इसके 1 मोल SrCl2 से 2 मोल KCl बनेगा। लेकिन अगर बात करें हम, जो क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 मोल SrCl2, 0.3 से कितना बनेगा, 0.3 इंटू 2 0.6 बनेगा। सो 0.6 विल बी द आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन था लिमिटिंग रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है, सेम वही है। एक और क्वेश्चन मैंने हाइड्रोकार्बन का दे दिया है, होमवर्क इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हाइड्रोकार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर रहा है, वो रिएक्शन लिखनी आती है, मैंने पहले पुराना वाला एक क्वेश्चन करा है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। स्नैक्स की वैल्यू बताने, जो भी बताना होगा बता देना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन। कंसंट्रेशन टर्म्स पे भी हमें क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। इन 1200 ग्राम सॉल्यूशन 12 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट, यानी कि सॉल्यूशन का मास कितना है, ये सॉल्यूशन का मास है, और यूरिया यहाँ पे सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास 12 है, तो सॉल्वेंट का 1200 माइनस 12 हो जाएगा। और सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है, मुझे मोलैरिटी बता देनी है। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैसे निकालता था, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला था कि याद ही रख लो, बहुत बार यूज होता है। तो वो क्या होता था, परसेंटेज बाय मास। अब ये लिखना भी पड़ रहा है मेरे को, हालांकि आपको याद होना चाहिए, इनटू डेंसिटी इनटू 10, ये वाला बोला था ना मैंने बेसिक लेक्चर पे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा, आप याद रखना। देखो यूज हो रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नहीं आ रहे तो जाके बेसिक लेक्चर देखो। परसेंटेज बाय मास कैसे निकालोगे, परसेंटेज बाय मास सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का जो मास है वो 12 है और सॉल्यूशन का मास 1200 है और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके परसेंटेज बाय मास निकालते हैं। बड़ा सरल चीज है तो। मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितनी है, 1.2 है, इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, मुझे याद है, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ 100 से ये वाला 100 कैंसल, ये करके 1 हो जाएगा, और 1.2 इंटू 10 12 हो जाएगा, और 12 अपॉन 60 1/5, तो 1/5 है आंसर, नहीं 0.2 है मोलैरिटी, 1/5 मोलर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो हो गया यार, आगे चलो, फिर मोल पर लीटर भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन, ये भी बताया था पिछले क्लास में। सॉल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि ये जो NaOH है इसको पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाया गया, सॉल्वेंट पानी है और NaOH सॉल्यूट है, इसमें मोल फ्रैक्शन NaOH का इतना दे रखा है और जो डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की वो इतनी दे रखी है, तो मोलैरिटी बता देनी है तुम्हें, मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो यार मोलैरिटी कैसे मैं निकालूंगा, ठीक है, ओके। सो चलो यार मोलैरिटी निकालते हैं, आओ देखो। मोलैरिटी कैसे निकलती है, जब भी डेंसिटी आ जाए, अरे यार ये क्या कर दिया यार मैंने, हाँ डेंसिटी आ जाए जब भी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज बाय मास। वापस नहीं लिखूंगा परसेंटेज बाय मास, बस यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि परसेंटेज बाय मास मुझे नहीं दिया गया। परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.4 इंटू 10, वही सेम फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ अलग मोल फ्रैक्शन दे दिया तो पूरा नया टाइप का बन गया, ठीक है। और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 40 होता है बेसिकली हमारे पास NaOH का, और परसेंटेज बाय मास मुझे नहीं दे रखा, लेकिन मोल फ्रैक्शन इस बार दे रखा है, तो ये थोड़ा उल्टा फुल्टा दे रखा है, मुझे कुछ ना कुछ आउटकम निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि NaOH की मोल फ्रैक्शन जो दे रखा है 0.1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो काई ऑफ NaOH को मैं 1 मान लेता हूँ, काई 1 जो दे रखा है वो है 0.1, ठीक है। और फिर इस सब से काई 2 यानी कि
बेसिकली काई2 कितना हो जाएगा 0.9, क्योंकि काई1 प्लस काई2 इक्वल टू 1 होता है। काई2 मैं किसके लिए कह रहा हूँ, वाटर के लिए कह रहा हूँ, काई1 NaOH के लिए, तो काई2 वाटर के लिए एक्वस सॉल्यूशन है। और काई1 अपॉन काई2 का रेशियो क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। काई1 अपॉन काई2 का रेशियो N1 अपॉन N2 के बराबर होता है, ये भी बेसिक लेक्चर में बताया था। अब तो जस्ट सॉल्विंग कर रहा हूँ मैं उन सब चीजों का यूज करके। N1 अपॉन N2 वो 1/0.9 1/9 हो जाएगा सॉल्व जब करोगे तो 1/9 तो जस्ट सीधे सीधे मान लो तुम। अब जो रेशियो उसी को मोल मान लो कि 1 मोल जो है N1 यानी कि NaOH का और 9 मोल जो है वो वाटर का है। तो अब परसेंटेज में मास निकालने आ जाएगा ना। 1 मोल का जो मास होगा NaOH का वो कितना हो जाएगा 40, और 9 मोल का जो वाटर का मास हो जाएगा वो 18 इंटू 9 हो जाएगा। परसेंटेज बाय मास निकालना आता है, रख के देख लेना, सेम प्रीवियस टाइप का अब तो बन गया। नेक्स्ट वन यार, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एन एक्वस सॉल्यूशन हैज यूरिया एंड ग्लूकोज, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। एन एक्वस सॉल्यूशन हैज यूरिया एंड ग्लूकोज इन मास रेशियो 3:1 if mass ratio of water and glucose is 10:1 then you are required to find the mole fraction of the glucose in the solution। तो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज बताना है, ठीक है। ओके तो यार रेशियो से डायरेक्ट डायरेक्ट मानेंगे। यूरिया ग्लूकोज के मास रेशियो का कितना है 3:1, और रेशियो ऑफ वाटर और ग्लूकोज का कितना है 10:1, ठीक है। ऐसा टाइप का सिचुएशन है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट निकालूंगा। मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का। सबसे पहले 3:1 है ना, तो सीधी बात मैं मान लेता हूं ग्लूकोज का, यूरिया का 3 ग्राम और ग्लूकोज का 1 ग्राम। सेम ओवर हेयर, ये ग्लूकोज का है मास गिवन, और ये किसका है, यूरिया का है, और 10:1 में पीछे था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फिर से 1, तो सही बात है। और वाटर के लिए मैं रेशियो से डायरेक्ट ऐसे ही अज्यूम करके चल जाता हूँ, क्या टेंशन है, वैसे भी तो सॉल्विंग में वही आएगा। 10 ग्राम मैंने ले लिया वाटर का। तो अब यार काई ग्लूकोज कैसे निकालोगे, रुक जाओ नीचे करता हूँ थोड़ा सा ना। काई ग्लूकोज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। काई ग्लूकोज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, 1 ग्राम ग्लूकोज है, एक मिनट, हाँ 1 ग्राम ग्लूकोज है, 1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है 180 होता है, ठीक है, ग्लूकोज का, और फिर अपॉन में सभी कंपोनेंट्स का, तो 1 अपॉन 180, एक तो इसका हो ही गया, प्लस वाटर का कितना हो जाएगा 10 अपॉन 18, क्योंकि उसका 18 होता है मॉलिक्यूलर मास, और 10 ग्राम उसका गिवन है, और 3 ग्राम यूरिया का दे रखा है, तो 3/60 लिख दो। लो हो गया सॉल्व। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करके इन चारों में से कोई एक आएगा, कमेंट करना है, आपका काम है, ठीक है। आगे चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैनिपुलेशन वाला है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग चलो देखते हैं यार। द एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स P एंड Q आर 20 एंड 40। चलो तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि एटॉमिक मास जो P का है वो है 20, और जो Q का एटॉमिक मास है वो है 40। इफ A ग्राम्स ऑफ P कंटेन्स B एटम्स, अगर A ग्राम P लिया जाए तो उसमें B एटम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2A ग्राम्स ऑफ Q, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, सबसे पहले P के लिए बात करते हैं, P के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहानी मैं P के लिए करूंगा, और यहाँ पे कहानी में Q के लिए करूंगा, ठीक है। तो P Q दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कहानी। P के लिए सबसे पहले तो इसके कितना ग्राम है, ये इतना, तो जो नंबर ऑफ एटम्स है B की वैल्यू में निकाले, तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कैसे निकलेगा, मोल्स इनटू B जो है ये P के नंबर ऑफ एटम्स है। इफ A ग्राम्स ऑफ P कंटेन्स B एटम्स, यानी कि A ग्राम अगर P लोगे तो उसमें B एटम्स है, तो जो B एटम्स होंगे वो B की वैल्यू कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट तो यहाँ पे मैंने Na लिख ही दिया है, Na, और इसमें जो है तुम्हारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, A ग्राम है उसका, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना दे रखा है तुम्हें 20, तो B की वैल्यू तुम्हारे पास A की टर्म्स में आ चुकी है ऐसे। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2A ग्राम्स ऑफ Q।
तो Q के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q को NQ से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, कैपिटल NQ। वो कितना होगा? उसके लिए भी नंबर मोल्स 2A ग्राम से, तो 2A ग्राम डाल दो। अपॉन क्या डालोगे? 40 डालोगे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 40, एटॉमिक वेट 40 है, और इंटू Na कर दोगे तो इसके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये A 2A है तो ये 21 में A बाई 20 Na आ जाएगा। तो ये जो NQ की वैल्यू है ये भी A बाई 20 Na आ रहा है, और A बाई 20 Na B था ना, तो ये आंसर B हो जाएगा। बी, ऑप्शन बी। आसान सवाल। नेक्स्ट, अब पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे यार हम लोग। पीवाईक्यूज भी मैंने ले रखे हैं, तो अब चलो पीवाईक्यू स्टार्ट करने का टाइम है, ठीक है। तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस हमने पहले किए, बेसिक बेसिक लेवल के। अब पीवाईक्यूज करेंगे। अब देखते हैं यार कि पीवाईक्यूज के लेवल भी क्या वही रहते हैं, फिर इससे भी आसान रहता है। देखो, आप खुद कमेंट कीजिएगा। मैं तो पीवाईक्यूज वो भी रिसेंट ईयर्स के लेके आया हूँ, ये भी नहीं कि 2002 2003 जब बहुत आसान पेपर आया करता था जेई का। जो 2022 और 2023 इन्हीं के पीवाईक्यूज मैंने ले रखे हैं इस लेक्चर में। तो चलो यार इनको भी देख लेते हैं क्या है, कैसा क्वेश्चन है। A solution is prepared by adding 2 gram of X to 1 mole of water. Mass percent of X, mass percent of X, परसेंट बाय मास ऑफ X निकालना है। तो इसका मास कितना है? 2 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 2 ग्राम तो इसका मास है, इसको ऐड किया गया 1 मोल ऑफ वाटर में। 1 मोल ऑफ वाटर का मास 18 होता है, और 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो जोड़ा जाएगा ना, सॉल्यूशन में तो दोनों आएंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट। और इंटू 100 कर दो। तो ये है पहला पीवाईक्यू 2023 का। देख रहे हैं आप सब कितना फालतू पीवाईक्यू है। 2 इंटू 5 10% आंसर है। इतना सड़ा सवाल आया है, बताओ आगे बढ़ो। ये देखो, ये तो महा आसान सवाल है 2023 का। लिस्ट 1 लिस्ट 2। 16 ग्राम CH4, मतलब क्या हुआ? इसके मोल्स कितने हो गए? 16 ग्राम है ये, ठीक है, 16 ग्राम है, सही बात है बिल्कुल। ये 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम ऑफ CH4 है, ओके। और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी 16 होता है, देख लो। 6C का कार्बन का 12 और H4 यानी कि 4, 12 प्लस 4 16। तो 16 बाय 16 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएंगे। तो 1 मोल है इसका, और 1 मोल है बेसिकली, तो इसके 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 1 मोल आ गया तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल। और फिर CH4 में 6 इलेक्ट्रॉन C में प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो 10 ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? 10 Na। 10 Na की वैल्यू यही तो होती है यार, देखो ये एक 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6.02 का 60.2 हो जाएगा। 1 ग्राम H2 यानी कि 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स यानी कि 22.4 का आधा 11.4 लीटर एट एसटीपी। ये भी सड़ा हो गया, लो। 1 मोल N2 मतलब N2 का मॉलिक्यूलर मास बता दो, 28 होता है, लो खत्म। और फिर इसके लिए 0.5 मोल, इसके 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा SO2 का, जो कि 64 होता है, तो 0.5 मोल उसका आधा 32 होगा, लो। ये भी हो गया, सड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला आपको होमवर्क है, बहुत सारा क्वेश्चन ये वाला, सिर्फ कैलकुलेशंस है, ठीक है, देख लिया मैंने, वाला होमवर्क है, पीवाईक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, करवा देता हूं। हालांकि इसमें एक न्यू वर्ड यूज हो गया है, इक्विवेलेंट वाला, बट रैदर फिर भी मैं करवाने वाला हूँ ये वाला, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए, तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये वही वाला हाइड्रोकार्बन का कंबशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट्स मतलब वही है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही बता रहा है, ठीक है वो। तो एक हाइड्रोकार्बन ए है, अननोन है, उसका फॉर्मूला नहीं पता है। कंबशन में जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर यानी कि O2 के प्रेजेंस में। और हो क्या रहा है अल्टीमेटली कि 9.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, और 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर लग रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कितना होगा? ये थोड़ा नया वैरायटी का, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम्हें। हाइड्रोकार्बन अननोन है, फॉर्मूला कैसे लिखते थे? CXHY लिखते थे ना। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो इस XY को निकालना पड़ेगा। और ये इक्विवेलेंट्स मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी इक्विवेलेंट्स है तुम्हारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ही हैं। तो वाटर का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आता था? y/2। याद होना चाहिए क्योंकि आपने लेक्चर देखा होगा, और नहीं देखा तो आपकी गलती। तो y/2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3। ये एक इक्वेशन।
और दूसरा ऑक्सीजन के 9.5 इक्विवेलेंट्स, ऑक्सीजन का कितना होता था x प्लस वाई बाय 4, याद आया कुछ, x प्लस वाई बाय 4 होता था, और वो कितना हो गया 9.5, 9.5 यानी कितना होता है बेसिकली 18 बाय 4, 9 नहीं 18 बाय 4 भी नहीं, वो तो 4.5 हो जाएगा, 9.5 यानी कितना, अभी फिलहाल 9.5 ही लिख देते हैं यार, क्यों इतना माथा पच्ची करेंगे हम, ठीक है। आई बिलीव 19/2 होता था सर, हाँ 19/2 होगा, 19/2, ठीक है। तो दो इक्वेशन इसमें से x और y निकल जाएंगे, तो y की वैल्यू तो 6 आ ही गई, देख लो y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हिसाब से, कैलकुलेट करो तुम, दो इक्वेशंस मैंने बना के दे दिया, मैं तो ऐसे मुंह से ही कैलकुलेट कर लूंगा अपने ओरली। y की वैल्यू 6 है तो 6/4 3/2 हो गया, और सिर्फ 19/2 है तो 19/2 माइनस 3/2 यानी कि 16/2 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, C8H6 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये पूछना है, मॉलिक्यूलर मास भी तो आप निकाल सकते हो, C8H6 ये हाइड्रोकार्बन है, बहुत ही बेसिक सवाल था, यही आ रहा है पीवाईक्यू में, बताओ तुम्हारा, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे बहुत आसान। ये भी एक सड़ा सा क्वेश्चन है, लिमिटिंग रेजेंट का भी एक क्वेश्चन लो, पीवाईक्यू का भी ले लो, लिमिटिंग रेजेंट का ला रहा हूँ, आखिरी में कंसंट्रेशन टर्म्स के सवाल आएंगे, यही टॉपिक्स घूम घूम के आते हैं तुम्हारे पीवाईक्यूज में। तो देखो ये ऐसा कुछ दे रखा है, क्या बोला जा रहा है, अमाउंट ऑफ HNO3, कितना HNO3 प्रोड्यूस होगा अगर 110 ग्राम की NO3 लोगे, यहाँ पे क्या है 4 मोल्स ऑफ HNO3, ये स्टोशियोमेट्री से देखा जाए 4 मोल्स ऑफ, नहीं सॉरी KNO3 ना, अच्छा कितना मोल इसका लगेगा, इतने मोल KNO3 प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ ये है। अब देखो 4 मोल HNO3 से 3 मोल KNO3 बन रहा है, दिख रहा है आपको, अगर तुम 4 मोल HNO3 लोगे तो उससे 3 मोल ऑफ KNO3 बनेगा, तो 110 ग्राम KNO3 कितने मोल से बनेगा ये पता करना है। 110 ग्राम मतलब कितना होता है, इसका मोल्स कितना हो जाएगा KNO3 का, 110 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 कितने हो जाएंगे, इसका मतलब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 कितना हो जाएगा, 110 बटे K का कितना होता है 39 प्लस 39, ये इसका देखना पड़ेगा KNO3 का, K का होता है 39 प्लस नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन का एक का कितना होगा 14 होता है, प्लस O3 16 इंटू 3 48 होगा। सो ये वैल्यू कैलकुलेटर की कितनी आएगी, देखो यार मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ एक बार ही, ठीक है। तो इट विल बी 39 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है 101 आएगा, कितना आएगा 101, ओके 101 आएगा, 101 आएगा 101। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 है, ठीक है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन में गिवन है। अब 4, एक मिनट पेन चेंज करता हूं तब समझाएगा ना। अब 4 मोल जो HNO3 है वो 3 मोल KNO3 प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये 1 मोल KNO3 कब प्रोड्यूस होगा, जब इसको इससे डिवाइड कर दो, वही यूनिटरी मेथड जो मैथ्स में यूज करते हो, 4/3 मोल, अगर 4/3 मोल HNO3 लोगे तो 1 मोल बन जाएगा, और इतना मोल कैसे बनेगा, इसका मल्टीप्लाई जो है ये 4/3 में कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड जो पूछेगा, इस तरीके से लिमिटिंग रेजेंट की क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। लो एक यूनिटरी मेथड यूज करना और कुछ नहीं, ये अब बहुत ही बेसिक बात है, तो फोर्थ के बच्चों को भी समझाई जा सकती है अब तो, इंटू 4/3 यही होगा ना, 4/3, ओके दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन, ये भी लिमिटिंग रेजेंट का बहुत आसान सवाल, इसमें लिमिटिंग रेजेंट पहले देखो, 20 ग्राम N2 है तो इससे इसकी मोल्स निकाल लो, 20/28, और इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो लिमिटिंग रीजेंट में नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री करोगे तो 20/28 ही आएगा, इसके लिए कितना आएगा 5 अपॉन इसका मास, H2 का मास कितना होता है 2, और उसमें भी 3 का डिवाइड, क्यों, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक इसका 3 है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्री लिमिटिंग के लिए हम लोग करते हैं वो करके देखेंगे तो 5/6 आएगा, 20/28 मतलब 0.71,
और 5/6 मतलब 0.83, तो 0.71 छोटा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो रेशियो निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री, ये 5/6 से छोटा 20/28 होगा। तो हमारे पास N2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? N2 है बेसिकली, N2, ठीक है। और कितने मोल्स NH3 के फॉर्म होंगे? देखो इसके एक मोल से 2 मोल NH3 फॉर्म हो रहे, तो इसके 20/28 से कितना होगा? 20/28 इंटू 2, 20/28 इंटू 2, ये आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, वो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। 28/28 इंटू 2, ये किसका है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। यहाँ पे मैं NH3 डाल देता हूँ, ठीक है। यही तो है PYQs के लेवल 2022-2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अब तुम लोग का होमवर्क है यार। अब ये क्वेश्चन तुम लोग कर ही लोग, जब से मैं कराए जा रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन, कम से कम मैं 30 के लगभग क्वेश्चन लेके आया था आज स्लाइड्स में, 30 के लगभग क्वेश्चंस। अभी होमवर्क भी आपको एंड में दूंगा। ऑलमोस्ट 30-31 क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में, और अगर मान लो अगले एडवांस के लेक्चर में भी हम लोग कुछ ऐसी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर ले तो इसकी भी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी। 30 से 31 क्वेश्चन आज के लेक्चर में, और मैं एडवांस के 25 से 30 क्वेश्चन ले लूँ तो ऑलमोस्ट 55 से 60 प्रॉब्लम्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर की भरपूर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a commercially sold concentrated HCl is 35% HCl by mass, परसेंटेज में मास दे रखा है, डेंसिटी इतना है, मोलरिटी निकालना है, कुछ नहीं वही फॉर्मूला लगेगा, मैंने बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो PYQs में भी यूज हो रहा है, आता है। अब ये अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो बिल्कुल फ्री के 4 नंबर है ना, कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं दे रहे ये लोग। वैल्यूज पुट करके देख लो यार। देखो मैं ही करके दिखाता हूँ, ये मैं जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो ऐसे फॉर्मूला तो लिखूंगा नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा, फॉर्मूला रिकॉल करके वैल्यूज पुट करो, तब भी देखो कितनी जल्दी हुआ। ये देखो 35% ये है, इनटू डेंसिटी कितना है 1.46, इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है? HCl है ना, तो HCl का कितना होता है? 36.5 होता है, 36.5। लो अब कैलकुलेट करके लिख दो आंसर, खत्म, आगे बढ़ाओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, वही मैंने एक बताया था, परसेंटेज नहीं, एवरेज एटॉमिक मास का कुछ बताया था, एवरेज एटॉमिक मास वो है, ये एवरेज एटॉमिक मास का सवाल है। एवरेज मोलर मास कह लो या फिर एवरेज एटॉमिक मास का सवाल है, ठीक है। क्लोरीन के लिए, क्लोरीन का वैसे एवरेज एटॉमिक मास ही होना चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास हुआ, ठीक है। मोलर मास की जगह इसको एवरेज एटॉमिक मास लिखना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला कितना होता था? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। अब परसेंट तो बता नहीं रखा दोनों का, तो मैं एक का एक्स मानूंगा, इनटू एटॉमिक वेट सिग्मा के साथ। तो ये जो क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप है, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास में 100 होता था, ये होता था। जाके बेसिक लेक्चर वापस देखो, ये 30 क्लोरीन 35 वाला जो आइसोटोप है, इसका मैं परसेंटेज x मान लेता हूं, तो x इंटू 35, सिग्मा मतलब चीजों को ऐड कर दे जाओ, प्लस जो 37 वाला आइसोटोप है उसका कितना परसेंट होगा? एक का x अगर, तो एक का 100 माइनस x होगा, ऑब्वियसली टोटल 100 ही तो होता है, अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता था, सिग्मा परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट बाय कितना 100। और एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है तो मैं 35.5 वैल्यू रखो, x की वैल्यू निकालो, तो एक x हो जाएगा, एक 100 माइनस x, तो देखना मैं बता रहा हूँ, ये वाला आता है तुम्हारे पास 75%, ठीक है। ये x की वैल्यू 75 आती है, तो ये 75%, और ये वाला तुम्हारे पास आता है 25%। तो अब दोनों का रेशियो लोगे तो 3:1 आ जाएगा। आगे बढ़ो, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं भी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आज के सेशन का सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो है, और इसको एडवांस में बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं लिख के लाया था, हालांकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन मैं आंसर लिख के लाया था। न्यूमेरिकल टाइप में इसको सॉल्व कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं अगले सेशन में आपके लिए लूंगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो। ये मेंस में आया है 2023 में कि 2022 में आया है,
नहीं 2020 का सवाल है, सॉरी 2020 का सवाल है, जेईई मेन 2020 का। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका मैं आंसर भी लिख के लाया हूँ। आपको कमेंट में इसका तरीका बताना है कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है, और ये वाला सवाल मैं अपने अगले एडवांस के लेक्चर में भी करवाऊंगा। आज के लिए मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपको एक थॉट प्रोसेस के लिए टाइम देना चाहता हूँ कि आप अपना थॉट दें इस क्वेश्चन पे, फिर मैं तो अगले लेक्चर में इसको लूंगा ही वापस से अपनी पीपीटी में ऐड करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, एडवांस वाले लेक्चर में। तो आप इसको थॉट दें, और प्लस नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए मैंने होमवर्क्स भी रखे हैं। ये 1, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों के चारों हर कंसेप्ट पे है। ये तुम्हारा हो गया मास परसेंट वाले पे, ये हो गया तुम्हारा वो बर्निंग वाला केस कंबशन वाले पे, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी वगैरह सब आ चुका है, और ये तुम्हारा लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट। तो हर एक टाइप का सवाल मैंने तुमको दे दिया है होमवर्क क्वेश्चंस के रूप में, तो आप इसको एज अ होमवर्क लें और कमेंट में इसका भी आंसर करें। जितने भी होमवर्क दिए हैं उसको आप ट्राई करें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करवाए हैं, और चूंकि बहुत आसान आसान कैलकुलेशन तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। यही पीवाईक्यूज का लेवल है, ऑलमोस्ट 30 से 32 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं आज की स्लाइड में। अगले वाले लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस लेवल पे, और आपकी प्रैक्टिस भरपूर करा दी जाएगी। आप होमवर्क सॉल्व करें, कमेंट जरूर करें इसका आंसर, ठीक है। टू बी स्टे कनेक्टेड।